तो बेसिकली कल मैंने आपको जो बताया था, तीन तरह की एनालिसिस मार्केट में होती है। किसी भी मार्केट की बात करें, चाहे स्टॉक्स है, क्रिप्टोज है या फॉरेक्स है, मोस्टली ये एनालिसिस आपकी स्टॉक्स और फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा वर्क करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, लाइक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस: फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और सेंटिमेंटल। फंडामेंटल जो आपको बताया था, न्यूज के अनुसार जो लगती है, मतलब हम जब न्यूज को देखते हैं और न्यूज मार्केट में उस समय क्या है, उसके अनुसार जो आपकी एनालिसिस की जाए, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस जो हम बेसिकली क्या देखते हैं, उसके अंदर आपके चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स को देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, काफी सारी चीजें हैं। और सेंटिमेंटल एनालिसिस आपकी क्या होती है, जो मिनी और माइक्रो एनालिसिस के अलावा जो माइक्रो आपकी एनालिसिस जाती है, दैट इज लोगों की मंशा के अनुसार, मतलब हम टेक्निकली और फंडामेंटली चीजों को देखकर कितना ज्यादा हम वहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं उन चीजों से, उसको हम बेसिकली फंडामेंटल और सॉरी सेंटिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, इसमें कई सारे फैक्टर्स मैंने बताए थे आपको जो यूज करने लायक होते हैं, जो आप देख सकते हैं। कल मैं ये डिस्कस करने वाला था, दैट वाज वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर इंटरेस्ट रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया की लिए भी, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे आप लाइक इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स देखना बहुत जरूरी है उस कंट्री के लिए। चाहे करेंसी ट्रेडिंग है, चाहे स्पॉट ट्रेडिंग है आपकी, चाहे फॉरेक्स मार्केट है, चाहे आपका स्टॉक मार्केट है, राइट। तो इंटरेस्ट रेट इसमें क्या दिया हुआ है, देखो: द इंटरेस्ट रेट्स सेट बाय द सेंट्रल बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ करेंसी पेयर्स। मतलब कितना जो हम ब्याज की दर होती है, मतलब हर प्रतिशत, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, जो लोन लेने के बाद वो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, वो कितना ज्यादा हाइक किया जाने वाला है पूरी गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया उसमें, या कोई भी बैंक हो सकता है उसके अंदर, जो इंटरनेशनली हमारा मतलब पूरे सेंटर वे में काम करता है। एसबीआई हो गया, पीएनबी इंडिया के अकॉर्डिंग, आईसीआईसीआई, तो इनका इंटरेस्ट रेट कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई और अपना इंडियन गवर्नमेंट एक रेट सेट करती है, जिसकी वजह से आपकी करेंसीज के अंदर मूवमेंट होती है, राइट। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज: अ हाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रीज करेंसी एंड आल्सो अट्रैक्ट्स फॉरेक्स इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स बाइंग। मतलब अगर किसी देश के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल जनता के लिए वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ब्याज की दरें बढ़ा दी है। या फिर अगर आपको वो लोन, मतलब जैसे हम कई बार एफडीज कराते हैं या कोई भी हम डिपॉजिट कराते हैं गवर्नमेंट के पास, तो जो वो इंटरेस्ट रेट देती है उसके अंदर गिरावट या उछाल आना, उससे भी इम्पैक्ट होता है। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा हमारा, राइट, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिवनेस एक कंट्री की करेंसी की बढ़ती है, मतलब ज्यादातर लोग उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करेंसी का प्राइस। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना करेंसी का प्राइस बढ़ेगा। जैसे अगर हम बात करें अब दिसंबर के अंदर, यूएस डॉलर में एक मीटिंग है फेड की, जिसके अनुसार बेसिकली आप ये लगा लें कि इस दिसंबर तक 75 बेसिस पॉइंट, मतलब उनका कुछ एक मीटर जिसको बोल सकते हैं, जिसके जरिए वो मेजर करते हैं उसको, तो वहां पर उनका उतना प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, 75, जिसके चलते डॉलर के अंदर उछाल आ सकता है और गोल्ड या अदर करेंसीज डाउन में जा सकती है। जैसे कि अगर आप देख पाए, अभी यहाँ पर करेंसी पेयर हम जो ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड का, कोमोडिटी बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आज साइड में चल रही है मार्केट काफी दिन से, काफी देर से, सॉरी। और ओवरऑल देखें, ये मार्केट अभी गिरी है पिछले कुछ लाइक मंडे से, लगभग 2-3 दिन पहले से ही आपकी ये मार्केट ऐसे गिरावट में आई है, क्योंकि डॉलर का रेट उछाल में आया था, राइट। अभी इस टाइम मार्केट में अनसर्टेनिटी है, लाइक यू नेवर नो कि कहाँ पर जाना है मार्केट में, अभी कहाँ नहीं जाना है। वो डिपेंड करेगा आने वाली लाइक कंडीशंस के ऊपर, जो मार्केट में सेट किए जाएंगे रेट हाइक्स। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, सेकंड चीज जो हमारी, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी आपको पता है, जैसे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारे पूरे साल की जितनी इनकम है हमारे देश की, उसको जीडीपी के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि हाई जीडीपी ग्रोथ रेट सिग्निफाइज एन इंक्रीज इन द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी देश के अंदर उसकी जीडीपी इंक्रीज हुई है, पिछले साल मान लीजिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 10 लाख डॉलर्स की थी, सपोज करो, तो आने वाले अगर साल के अंदर वो 12 लाख डॉलर हो जाती है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जीडीपी के अंदर ग्रोथ हुई है।
अब ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि टोटल वेल्थ जो इंडिया के अंदर थी वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू बढ़ सकती है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी जीडीपी हाई होगी तो आपकी करेंसी ऊपर जाएगी, अगर जीडीपी नीचे जा रही है तो करेंसी नीचे जाएगी। मतलब आप अपने हिसाब से उसको नोट करते जाना। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट। अब सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रीज देखो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है किसी करेंसी के अंदर। अब आप खुद सोचिए, इंडिया के अंदर अगर फोन बनने लग जाए तो इंडिया भी वेल्थी हो सकता है यूएसए की तरह, पर इंडिया के अंदर बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग होती है चीजों की, यहाँ पर चीजों को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि अ हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन एनी कंट्री सिग्निफाइज अ रोबस्ट करंट कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब अगर किसी भी देश के अंदर, मान लीजिए यूएसए की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है और पूरा विश्व आज टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहा है, खाने से भी ज्यादा। कई लोग अपना खाना पीना छोड़ देते हैं बट वो फोन नहीं छोड़ते, तो टेक्नोलॉजी से रूबरू है। अब आप खुद सोचिए कि जितनी ज्यादा किसी चीज की डिमांड हो रही है और किसी देश से वो चीज सप्लाई हो रही है, तो उस देश की करेंसी को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए सर? ऊपर जाएगी सर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होती जाएगी आपकी, उतनी ही ग्रोथ भी कंट्री की इकोनॉमी की ज्यादा होगी, जिसकी वजह से करेंसी ऊपर जाती है। तो ये तीनों चीजें, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करेंसी के प्राइस के लिए। जितनी ज्यादा करेंसी आपकी मिलने वाली है ऊपर, सॉरी, ये तीनों चीजें, उतनी ही ज्यादा करेंसी को हाइक करना पड़ेगा। अब करेंसी हाइक करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर लाइक ये पेयर जो है हमारा अभी, हम देखें गोल्ड का, बेसिकली ये थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, उसी रेंज में मूव कर रहा है। तो अभी उसको नहीं पता, अभी ये कुछ कमेटीज आगे आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जैसे मीटिंग्स में आपको फंडामेंटल्स जो बता रहा था, ये है पीपीआई, द प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई एमओएम, और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट, कुछ बेसिकली ऐसे करके वहां पर मीटिंग्स हैं। अगर वो मीटिंग्स उनकी जो है बेसिकली पॉजिटिव रहती है डॉलर के लिए, तो डॉलर ऊपर जाएगा और जितनी भी अदर करेंसीज हैं उसके पेयर में वो नीचे की ओर अग्रसर होंगी। मतलब इसका मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि रीजन क्या है उस चीज का, क्योंकि ये पेयर्स में ट्रेड किया जाता है, जहां पर एक पेयर अगर इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड वाला डिक्रीज करेगा। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी कंज्यूमर्स। अब आप खुद सोचिए, किसी देश के अंदर प्रोडक्शन तो हो रही है, सपोज कीजिए कि आइलैंड है, आइलैंड मतलब एक टापू है, उस टापू के ऊपर मैं एक होटल ओपन कर देता हूँ। अब मुझे ये पता है कि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं आएगा, तो उस होटल खोलने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये पे यही सेम चीज है कि अगर आपके देश में प्रोडक्शन हो रही है पर कंज्यूमर्स ही नहीं है, उसको खरीदने वाले ही नहीं है, उपभोक्ता ही नहीं है, तो वहां पर कभी भी इंपॉर्टेंस उस चीज की नहीं हो सकती। ठीक है, तो वही चीज है, कंज्यूमर्स के जरिए पूरा देश चलता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, ये न्यूज आती है महीने में एक बार जरूर आती है यूएसए के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। मतलब जितना ज्यादा प्राइस आपका कंट्री के अंदर हो रहा है वो उतना ही ज्यादा सीपीआई होगा, कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स। इफ द सीपीआई इंडेक्स इज टू हाई, अगर मान लीजिए वो ज्यादा है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट सेंट्रल बैंक इज मोस्ट लाइकली टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सपोज कीजिए कंज्यूमर है, अब आप उपभोक्ता है, अगर आपको मैं एप्पल फोन आज कह दूं कि 1.5 लाख रुपए का है, और एक जना आपको कहता है कि मैं वही फोन आपको 50,000 में दे रहा हूं, तो आप ऑब्वियस सी बात है 50,000 वाली चीज खरीदने के लिए जाएंगे, चाहे आपको पता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत फॉल्ट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंज्यूमर जो भी होगा ना, वो सस्ते दाम पे चाहेगा चीज को। अगर किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा था तो इट मींस करेंसी ऊपर जा रही है। अब करेंसी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो कंज्यूमर उस चीज को अवॉइड करेगा। अगर कंज्यूमर ने खरीदना ही बंद कर दिया उस चीज को, तो वहां पर फिर करेंसी में गिरावट आ जाती है, और वो कई बार गवर्नमेंट को लानी पड़ती है खुद से भी, हम अपने देश की थोड़ी इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, उतना ही ज्यादा आपका डॉलर नीचे गिरेगा या कोई भी करेंसी नीचे गिरेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्योंकि सीपीआई ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो डॉलर ऊपर जाएगा। मतलब अब यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा उनको, सीपीआई को नीचे लाने के लिए कंज्यूमर को अपनी चीजें ताकि वो यूज कर सके, उसके लिए करेंसी को डाउन में लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो आई गेस ये चीज पता लगी होगी आपको। देन रिटेल सेल्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश के लिए, किसी स्टॉक के लिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको उस
कंपनी के शेयर्स जिसके आप परचेज कर रहे हैं उसकी रिटेल सेल्स देखना बहुत जरूरी है कि कितनी सेल्स उन्होंने लास्ट ईयर में की थी या कितना वो आने वाले टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो ये कि अ कंट्रीज रिटेल सेल्स डेटा गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ हाउ पीपल आर स्पेंडिंग एंड द हेल्थ ऑफ इट्स इकोनॉमी एट द लोवेस्ट लेवल। मतलब कि एक कंट्री की जो रिटेल सेल्स है वो ऐसा आपको डेटा देती है जिससे ये पता लगता है कि लोग कैसे स्पेंड कर रहे हैं, मतलब उनकी इनकम लेवल क्या है। राइट, अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए और आप उसमें से 10,000 खर्च रहे हैं या 50,000 खर्च रहे हैं 30,000 में से, तो वो मैटर करता है रिटेल सेल्स के ऊपर। और हेल्थ कैसी है इकोनॉमी की, बिल्कुल कम लेवल पे। जैसे कि अगर हम बात करें, अ स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स फिगर शोज दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज इन स्ट्रॉन्ग शेप। मतलब अगर जितनी ज्यादा रिटेल सेल्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन भी हो गई, कंज्यूमर्स भी राजी हो गए, बट कितने परसेंट कंज्यूमर्स राजी हुए या कितनों ने खरीदना स्टार्ट किया, वो मैटर करता है यहाँ पर। कि जितनी ज्यादा सेल्स होगी किसी देश के अंदर, ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा देश गाड़ियां बनाने लग जाए और गाड़ियों की सेल यहाँ से ज्यादा होने लग जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जा सकती है। राइट, तो सेम चीज यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी होगी उतनी ही हमारी रिटेल सेल्स होंगी, या फिर जितनी रिटेल सेल्स होंगी उतनी ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। और इकोनॉमी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी करेंसी ऊपर की ओर जाएगी। अब कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, ये सभी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स कह सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी आप डायरेक्टली लगाकर चलिए करेंसी के, कि जितना सीपीआई ज्यादा होगा उतना ही आपका करेंसी भी ऊपर जाएगी। कंट्रीज रिटेल सेल्स डेटा गिव्स एन एक्यूरेट, ये तो हो गया सॉरी। अपार्ट फ्रॉम, अब उसके बाद कह रहा है कि उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दूसरे फैक्टर्स में भी देखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स। अगर किसी देश के अंदर रोजगार ही नहीं होगा तो वहां का देश ऊपर तरक्की करेगा कि सर नीचे करेगा, कुछ आइडिया? सर नीचे जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में अगर जॉब नहीं है, जॉब ना होने का मतलब क्या है कि लोगों को या तो नौकरी देने वाले के पास जॉब नहीं है या फिर नौकरी जो लेने वाला है उसके पास टैलेंट नहीं है, दो ही चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास टैलेंट है तो दूसरा रीजन बचता है कि नौकरी देने के वाले के पास काम नहीं है। तो अगर काम ही नहीं है उसके पास तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सेल्स नहीं हो रही। अब सेल्स नहीं हो रही तो मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर स्लम्प आ रहा है करेंसी में, मतलब वहां पर प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है, तो सारी चीजें ना यहाँ पर मैटर करती हैं, कुछ भी है। नेशनल डेट लेवल्स, मतलब हमारा कितना कर्जा है हमारे ऊपर। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की इतनी कमाई नहीं है जितना उनके पास कर्जा है। ठीक है, तो वो चीज मैटर करती है। सप्लाई और डिमांड बैलेंस कितना है, जैसे परसों एक, कल ही थी बल्कि वो चीज, एक ट्रेड बैलेंस करके शायद मैं आपको दिखा रहा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड करके एक न्यूज थी कि कितना बैलेंसिंग है ट्रेड का, कितना व्यापार पूरे साल के अंदर किया गया, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस लेवल पे चला है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी मैटर करता है कि कितनी वहां पे उनकी जो मनी की पॉलिसी है, किस हिसाब से क्रेडिट कार्ड्स में आपको अमाउंट दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब सिबिल होता है हमारा, सिबिल स्कोर जिसको बोलते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ ऐसा कुछ करके सिबिल स्कोर्स जो हमारे होते हैं, तो वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी प्ले कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि गवर्नमेंट सेट करती है वो कि कितना आपका सिविल स्कोर होना चाहिए और इतना आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है कि वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, वही आपने स्कैम 1992 अगर देखी हो हर्षद मेहता की, उसके अंदर जब उसमें दिखाया गया था राजीव गांधी जी का, मतलब उस उन्हीं दिनों के अंदर 1990 के आसपास 91 में मे बी वहां पर उनका देहांत हुआ था, तो उस समय पर जो करेंसी की वैल्यू थी वहां पर थोड़ी सी हिली थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उछाल आता है भी, मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो वो मैटर करता है। ट्रेड डेफिसिट मैटर करता है, जो अभी आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड बता रहा था। कमोडिटी के प्राइसेस, जैसे क्रूड ऑयल है हमारे देश में, अगर कच्चा तेल पैदा होने लग जाए तो हम किस रेट पर उसको बेच रहे हैं या क्या रेट क्रूड ऑयल का चल रहा है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है यहाँ पर। हाउसिंग प्राइसेस, हाउसिंग के प्राइसेस मतलब कि आपके देश में कितनी ज्यादा हाउसिंग कर रहे हैं लोग। अगर किसी देश में हाउसिंग ही नहीं हो रही है, इट मीन्स वहां पर लोग रह ही नहीं रहे हैं। अगर जैसे आइलैंड वाला एग्जांपल दिया था, अगर किसी टापू की बात करें वहां पर तो लोग रहेंगे नहीं, तो वहां पर हाउसिंग होगी ही नहीं। हाउसिंग नहीं होगी तो वहां पे ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर हाउसिंग प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वहां पर डॉलर भी कम जाने के चांसेस होते हैं, या कोई भी करेंसी है। और कैपिटल मार्केट की ग्रोथ कितने, तो ये सभी फैक्टर्स आपके, मतलब मैंने आपको अब तक कौन कौन से बताए, इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज की दरें, जीडीपी ग्रोथ आपकी, टोटल प्रोडक्शन कितनी है पूरे साल की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट लेवल क्या है, और रिटेल सेल्स। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स और थे, एम्प्लॉयमेंट
नेशनल डेट लेवल, सप्लाई डिमांड, मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया था आपको, वहां पर आपको साफ शब्दों में दिख जाता है बेसिकली कि कितना उसका मतलब आने वाले टाइम में प्राइस हो सकता है या क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर डिपेंड करती है आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत तेज रैली ली है इसने, जस्ट वेट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सर, सेकंड आती है टेक्निकल एनालिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसके जरिए हम मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस चलती हैं दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन योर फंडामेंटल्स। बट फंडामेंटल्स के बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि इनको देख के ही हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं। फंडामेंटल्स जैसे कि आपको बताया था वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो 6 महीने 1 साल के लिए वेट कर सकते हैं अपने ट्रेड्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वैप चार्जेस कटते हैं, अदरवाइज वैसे कोई चार्जेस नहीं होते हमारे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स दैट इज चेंजिंग इन करंट प्राइसेस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पास्ट। मतलब जैसे कि ये बोला जाता है, एक छोटी सी कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब जो हमारा इतिहास होता है वो अपने आप को रिपीट करता है, और यहाँ पर सेम चीज वो होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं एक दिन के ग्राफ पे चलूं, ये देखिए, ये मैंने एक लेवल बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है लगभग 9 अगस्त 2022 की, जो ये कैंडल बनी हुई है 10 अगस्त की। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक टॉप बनाया था, आपको शायद यहाँ नजर आ रहा हो। जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि इसने नीचे रैली ली, फिर ऊपर गया, फिर नीचे उसी लेवल पर, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है इसने, जी। एक और डबल बॉटम बना, यहाँ पे एक डबल बॉटम्स हो गई ये दोनों। ठीक है, मतलब यहां से आके फिर इसने वापस लिया, वो हमारा लेवल था रेजिस्टेंस का, वो हमें पता लगा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये उसी लेवल पर जाकर फिर से नीचे आने लग गया, अगर हम ध्यान से देखें, एकदम से आया। बट अभी ये इस रजिस्ट ये सपोर्ट लेवल पे टिका हुआ है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया फिर ये नीचे जाएगा, अदरवाइज ये दोबारा से यहाँ पर रिटेस्ट करेगा। और इसको भी अगर ब्रेक किया तो अगला लेवल हमें कैसे पता लगेगा, हम पिछले वाले जोन्स को देखेंगे कि यहाँ पर इसने पिछला रेजिस्टेंस लिया था, तो एटलीस्ट ये अगर पिछले में जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं केवल टेक्निकल एनालिसिस के चलते। तो वही बात है यहाँ पर कि आपको जो मैं दिखा रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करती है आपको फ्यूचर की मार्केट मूवमेंट्स के लिए। वॉल्यूम्स देखते हैं जहां से आप करंट मार्केट प्राइस देखते हैं, एवरीथिंग यू चेक फ्रॉम देयर। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस चीज के लिए। मतलब बहुत सारे चार्ट्स हैं, यू कैन नॉट यूज एनी वन ऑफ देम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सभी यूज कर सकते हैं। सिंगल चार्ट जो आपको सुटेबल लगे, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उतना ही उनके साथ ये लगा लीजिए कि आनंद आने लगेगा आपको समझने में उनको, क्योंकि स्टार्टिंग में केवल लाइंस नजर आती है, पर उन लाइंस के पीछे की कहानी तब आएगी जब आपको 1 महीना या 2 महीना उसको करते हुए हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपनी खुद की एक टेक्निक अपना सकते हैं। कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है कि मैं कह दूं यही वाली चलती है। These charts represent the price movements of currencies over certain period preceding exchange deals as well as technical indicators। जो अभी मैंने बताया कि आपको पिछली डील्स को देखकर कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स को ऑब्टेन किया जाता है मैथमेटिकल प्रोसेसिंग से, एवरेज्ड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। जैसे कि अगर आपको यहाँ दिख रहा है ये इंडिकेटर्स हैं हमारे पास अलग अलग, आप देख सकते हैं ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, लाइक 24 आवर्स की वॉल्यूम, ये एक नया इंडिकेटर आया हमारे पास, हम इसको वैसे तो ऐड नहीं कर सकते अभी। उसके अलावा एवरेज डे वॉल्यूम, बुल बियर पावर, चेंड्रिक रोल स्टॉप, कॉमन आरएसआई, कॉर्नर एसआई, ये सभी एमए क्रॉस, एमएसीडी, आरएसआई, ये सभी आपके इंडिकेटर्स हैं। कुछ आपकी ट्रेंड लाइंस होती है जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ऐसे करके।
ठीक है, इनको देख के हम पता लगाते हैं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है आपके टेक्निकली उस चीज को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, technical analysis is based basically on the concept that a person can look at historical price movements जैसे कि करेंसी एंड डिटरमाइन द करंट ट्रेडिंग कंडीशंस एंड पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स। मतलब उसको देख के कहीं ना कहीं हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या मूवमेंट चल रहा है और कहां तक वो चीज जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर थियरी यूज होती है दैट इज द डो थियरी फॉर टेक्निकल एनालिसिस। मतलब द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आर बेस्ड ऑन डो थियरी। मतलब ये एक जस्ट डॉ जोन्स, वैसे यूएस 30 को बोला जाता है, अमेरिका के जो 30 स्टॉक्स हैं उनको देख के मार्केट हिलती है और पूरा वर्ल्ड उसको देख के ही चलता है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिसपे राइट, सो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब कि एक प्राइस एक्शन बहुत बेसिक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। मतलब प्राइस को देखना, जैसे कि ये मैंने किया है, मैं प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ कि यहाँ पर आया, उसके बाद ये एक लेवल पे गया, फिर इसके बाद यहाँ तक जाएगा, प्राइस का एक्शन है। मतलब ये आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है कि प्राइस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द मार्केट फोर्सेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल मार्केट इंफॉर्मेशन एंड फोर्सेस आर रिफ्लेक्टेड इन द करेंसी प्राइस। मतलब किसी भी समय पर आप मार्केट की इंफॉर्मेशन और उसके प्राइस को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइसेस। जैसे कि बेसिकली यही बताया गया कि मार्केट नोज एवरीथिंग एंड मार्केट शोज एवरीथिंग। मार्केट आपको हर चीज दिखाएगी क्योंकि वो हर चीज जानती है। मतलब वो जानना कहाँ से पता लगता है? केवल इन चार्ट्स के बदौलत जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, राइट। Then if I talk about this, like प्राइस यूजुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये एक प्राइस एक्शन थ्योरी है। मतलब कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये लाइन को याद रखना है कि जो हमारा ट्रेंड है वो हमारा फ्रेंड है। मतलब जब भी जैसे भी ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो बेसिकली वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, राइट। सो इसमें दिया भी हुआ है कि एज ये कॉमन सेइंग है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ट्रेंड्स तीन तरह के होते हैं मार्केट में, जैसे कि आपको शायद मैंने बताया था कि वन इज योर अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड वन इज साइडवेज ट्रेंड या फिर फ्लैट ट्रेंड्स भी बोल सकते हैं, जो अभी आपको मार्केट में यहाँ पर नजर आ रहा था। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लेकर चलूं, ये कल से मार्केट साइडवेज ही चल रही है। मतलब इसका कोई मूवमेंट ही नहीं है। हालांकि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी थी, इसने एक ब्रेकआउट लिया और ये ऊपर की ओर गई, बट आई विश कि ये नीचे ही आएगी। तो ये आपका क्या होता है बेसिकली, मार्केट का ट्रेंड जिसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड आपको जैसे कि बेसिकली नजर आ रहा है कि ये जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से, ये आपका अप ट्रेंड हो गया। और ये अगर नीचे की ओर आए तो डाउन ट्रेंड। और अगर ये इसी रेंज में चले, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है ये रेंज, ये कल से इसी रेंज में चल रहा है, दैट इज साइडवेज ट्रेंड। हाँ, हालांकि इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट लिया अभी छोटा सा, इट मीन्स ये ऊपर जा सकती है, परंतु अभी के लिए अगर हम देखें दैट इज योर साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, थर्ड वन इज योर सेंटिमेंटल एनालिसिस। टेक्निकल्स के ऊपर तो क्योंकि हमें वर्क करना ही है, सारी हमारी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है मोस्टली वो टेक्निकल्स पे बेस्ड होती है, क्योंकि हर हर डेली न्यूज नहीं होती, महीने में एक या दो बार न्यूज होती है, तो उसके अनुसार मार्केट को जज किया जाता है। तो यहाँ पर आप वही चीज देख सकते हैं कि आपको मेन चीज टेक्निकल्स हैं जिसके चलते आपको सेंटिमेंट्स को समझना जरूरी है। जैसे कि मेरे जैसे कई लोग हैं जो शायद इसी पॉइंट को देख रहे होंगे, और दुनिया में 1 करोड़ के लगभग ट्रेडर्स हैं जो शायद सेम पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होंगे। वो भी इसी चीज को देख रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट लिया तो ये बाय करना चाहिए, या फिर ये साइडवेज चल रही चाहिए तो तब तक हम ट्रेंड नहीं लेंगे, या फिर अगर साइडवेज चल रही है तो किस जोन के बीच में ट्रेड करना है। तो वो सेंटिमेंटल्स होते हैं जिसको हमें समझना होता है मार्केट में कि मार्केट क्या कहना चाह रही है, राइट। तो द पार्टिसिपेंट्स इन एवरी मार्केट, चाहे कोई भी मार्केट है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें दिया भी हुआ हमें कि बेसिकली दे आर द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स हैव देयर ओन ओपिनियन। मतलब जो हमारे ट्रेडर्स हैं और
जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके खुद के ओपिनियन होते हैं कि वाई द मार्केट इज एक्टिंग द वे दैट इट डज एंड वेदर टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट और गो अगेंस्ट। मतलब ये डिपेंड करता है हमारी मार्केट की कंडीशंस को देख के कि क्या हमें मार्केट की जो सेंटिमेंट्स हैं उसके अनुसार ट्रेड करना चाहिए या नहीं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिपेंड करता है हमारे प्राइस एक्शन के ऊपर, जो पिछली हिस्ट्री थी उसकी। ठीक है, so the traders and investors come with their own thoughts and opinions on the market। मतलब कहने का मतलब यही है, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे ओपिनियन से चलेगा, या मैंने कहा कि मार्केट में बाय जाना चाहिए तो बाय जाएगा, सेल जाना चाहिए तो सेल। मतलब वो उनका अपना ओपिनियन है, राइट। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में लोग हैं, हर किसी की मंशा सेम नहीं होती, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है। ठीक है, किसी ने कुछ किया उसके ऊपर, किसी ने बाय वाले पॉइंट पे सेल कर दिया, किसी ने सेल वाले पे बाय किया। तो हर तरह के लोग हैं, राइट। तो वहां से उस सेंटीमेंट को समझने का जो काम किया जाता है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन योर सेंटिमेंटल एनालिसिस, राइट। तो बिकॉज द रिटेल ट्रेडर्स आर वेरी स्मॉल पार्टिसिपेंट्स इन द ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट, सो नो मैटर हाउ स्ट्रांगली यू फील अबाउट अ सर्टेन ट्रेड यू कैन नॉट मूव द फॉरेक्स मार्केट इन योर फेवर। छोटी सी बात है सर कि रिटेल ट्रेडर्स जैसे हम लोग हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाई थी एक हायरार्की बनी होती है इन लोगों की, ये जो हिरारकी थी हमारी, यहाँ पर हम लोग ये है रिटेल ट्रेडर्स। मतलब हम मार्केट को मूव कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हमारे ऊपर रिटेल मार्केट के मेकर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, और काफी सारे लोग हैं जो उस चीज को हिला सकते हैं मार्केट को। तो हमारी जस्ट सिंपल ट्रेड से कोई भी बेनिफिट नहीं होता उस चीज में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंटल्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है या उस टाइम पे नॉर्मल ट्रेडर्स हैं या कौन लोग हैं, राइट। तो वो आने वाले मार्केट के अंदर जब भी हम डीपली जाएंगे तो बताऊंगा आपको कि कैसे पता लगाया जाता है वो चीज का। तो ये कह रहा है कि इवन इफ यू बाय, even if you truly believe that the dollar is going to up but everyone else is bearish on it, there is nothing much you can do about it unless you are one of the big investment banks like Goldman Sachs और या फिर वॉरेन बफे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जब तक एक रिटेल ट्रेडर हैं और आप सोचते हैं कि शायद डॉलर आज ऊपर जाएगा, परंतु पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दूसरे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि डॉलर नीचे की ओर जाएगा, तो आप इतने इसके अंदर बड़े नहीं हो सकते मार्केट के अंदर कि आप केवल अकेले उस मार्केट को हिला सकें। आई गेटिंग माई वर्ड्स ना? आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा जी हूँ। सर। हाँ, तो जी यहाँ सर। पे वॉरेन बफे है जैसे दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में से एक है, हाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अलग बात है। या रिलायंस कंपनी है, उसके मालिक ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उसने बाय किया है किसी चीज को, तो अलग चीज है। मतलब हम लोग नहीं कर सकते। तो इट इज द ट्रेडर्स व्यू हाउ इज फीलिंग अबाउट द मार्केट, या वो बुलिश है या बियरिश है, डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर। फिर एक ट्रेडर डिसाइड करता है कि कैसे हम उस मार्केट के अंदर ट्रेड करें, राइट। तो ये पूछते हैं कि कौन सी एनालिसिस बेटर होती है। अब हम तीनों वाला एनालिसिस पे आ गए, तो हम ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सी करनी चाहिए मोस्टली। अकॉर्डिंग टू मी मैं तो यही कहूंगा कि सेंटिमेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो इन दोनों के ऊपर बेस्ड होती है। तो मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट हुई अगर तीनों दी गई हैं तो। ये कह रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी। Forex trading strategies help you gain an insight of the market movements and make involves accordingly. We have already studied, मतलब तीन तरह की आपकी एनालिसिस है, हर एक स्ट्रेटजी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लाइक इसके अंदर लेकर चलती है। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये कम इंपॉर्टेंट है। कई ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं सिंगल एनालिसिस मेथड, मतलब अपने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, कोई तीनों का कॉम्बिनेशन करता है। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा जो प्रभावशाली है दैट इज ओनली योर लाइक फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, हमेशा ध्यान रखना है। वेट, ये ब्रेकआउट ले चुका है। So these three strategies go hand in hand to help you come up with the good forex trade ideas। मतलब ये सभी की सभी तीनों अगर आप इकट्ठी लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा आइडियाज मिलते हैं हमें इस चीज में। और ऑल द हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जितने भी पिछले एनालिसिस चली हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको एक कहना प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर बनना है तो आपको तीनों ही टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। मतलब केवल सिंगल टेक्निक कभी वर्क नहीं करती उस चीज के लिए। ठीक है, मतलब केवल फंडामेंटल्स को देख के नहीं आप बता सकते, क्योंकि
लोग उस टाइम पर क्या सोच रहे हैं वो मैटर करता है। तो केवल सेंटिमेंटल्स को देखकर भी नहीं बता सकते, क्योंकि सेंटिमेंटल्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, चाहे उसमें फंडामेंटल्स है चाहे टेक्निकल्स है। और अगर हम बात करें केवल टेक्निकल्स की, टेक्निकल्स को देखकर भी आप अकेले ट्रेड नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग की जा सकती है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट निकालना, वो अलग चीज है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये चीज पता लगा होगा आज मार्केट के बारे में, हमने अब तक जो भी सीखा फॉरेक्स मार्केट में। आपने ट्रेड वगैरह कुछ एग्जीक्यूट करके देखी सर? जी सर। एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं आपको होस्ट बनाऊं तो। एक जी। ये आज का ट्रेड है सर? अच्छा, ये तो तब का नहीं, नहीं सर का, वैसे टुडे, मैंने एक ही ट्रेड लेके देखी थी। टुडे पे जाओ सर, टुडे पे, अ, हिस्ट्री में जाकर टुडे पे। ओके। ऊपर 3 लिखा हुआ है जहां पर। हाँ, आज नहीं लिया आपने ट्रेड, कल लियो में भी। जी देखिए। तो ये हमने 71 पे, अभी देखो गोल्ड अगर हम देखें लगभग 1779 पे चल रहा है, 78 79 पे। तो मतलब ये प्रॉफिट देके जा सकती थी जी। 8 9 डॉलर का। बस ये है कि कई बार स्कैल्पिंग करते हैं हम लोग, कई बार होल्ड करें तो भी बेनिफिशियल होता है वो चीज। मतलब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो टेक्निक हमें अच्छी लगती है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। सर ये आपने जो सिग्नल भेजा था ना, आपने हम्म। 2 सिग्नल भेज दिए थे लगातार, एक सेल नहीं, का एक एक तो बाय था का। उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, एक इंट्रा उसके लिए था। लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ जैसे कि आपने 1 दिन या 1.5 दिन हाँ चलाना है, लिखा था मैंने। और एक था स्कैल्पिंग के जी जी, लिए, हाँ आपका जी। थोड़ी सी जैसे ही प्रॉफिट आया साथ ही निकाल लो, इस तरह से था सर वो। जी ठीक है। बाकी कोई बात नहीं। ओके ओके। बाकी आपको ट्रेडिंग तो करनी है, लगाना तो आ ही गया ट्रेड को, है ना? हाँ ट्रेडिंग तो करने जिस लगाना तो आता है मुझे, बस ये ठीक कोई है सर। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बस यही है भी, थोड़ा जा ये एनालाइज करना आ जाए है ना इसको। हम्म हम्म जो हम्म भी मैं ट्रेड लगाता हूँ अभी तो वो जिनकी रॉन्ग ही जाती हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ज्यादा अभी। हमें कोई वो भी नहीं करना। बट ये जी। है कि थोड़ा सा हिंट लेके अपना उसके हिसाब से हम कर सकते हैं भी। अपना जो आपके पास सिग्नल आ रहा है उसको फॉलो करो, देखो सिग्नल में क्या कह रहा है। ठीक है, लगाना आ गया पहली बात तो वही बहुत है। टीपीएसएल लगाया था आपने इसका? मैंने स्टॉप लॉस लगाया था ओनली, टारगेट पॉइंट नहीं लगाया था इसका। लगाना, एक बार क्लिक करना है इस पे, ट्रेड पे, वहीं पे हिस्ट्री, इस पे हिस्ट्री, हाँ इस पे। 1769 पे लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, टीपी स्टॉप लॉस लगाते क्या लगा आप दिया तो था वहां से मैंने घूम वो। के वापस आया हो, कई बार हो जाता है ना। तो थोड़ा हाँ उसके नीचे गया था एक बार। हाँ, उसको लगाना एक बार जरूरी हो जाता है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि ट्रेड लगा के छोड़नी है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये चीज। जी बिल्कुल। ठीक है। बाकी आई होप आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है धीरे धीरे, और महीने में जी शायद सर थोड़ा सा पता लगा। और फर्क आ जाएगा उस चीज